वेलकम टू लेक्चर 2.3। हमने लेक्चर 2.2 में देखा कि कैटेगरिकल डेटा को ग्राफिकली कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है। लेक्चर 2.1 में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी कैटेगरिकल वेरिएबल का एक सिंगल वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे या फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, उसी को हमने आगे लेक्चर 2.2 में ग्राफिकली विजुअलाइज करना दिखाया। कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं हमने वो देखा। तो हमने देखा कि पाई चार्ट और बार चार्ट ये दोनों यूजफुल है ग्राफिकली कैटेगरिकल वेरिएबल को। इस वीडियो में हम देखेंगे या इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस है टू ग्राफिकली विजुअलाइज द कैटेगरिकल वेरिएबल। ऐसे कौन से अच्छे तरीके हैं कि जिससे हम कैटेगरिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ग्राफिकली देख सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अच्छा तरीका है? तो उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि उसका पर्पस क्या है। ठीक है, नो द पर्पस, इसका मतलब हमारा उद्देश्य क्या है। राइट, तो अगर हमें पता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, उसी हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें बार चार्ट चाहिए या पाई चार्ट चाहिए। ठीक है, पाई चार्ट्स कब इस्तेमाल किया जा सकता है? पाई चार्ट्स आर बेस्ट टू यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। ये हमने देखा था कि पाई चार्ट कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक पूरे पॉपुलेशन का या पूरे चीज कैटेगरीज का हम उसका एक पोर्शन या शेयर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब हम पाई चार्ट्स यूज करते हैं। तो जब भी हमें शेयर कोई भी, मतलब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए कि एक कंपनी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एक कंपनी 4 प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कौन सा प्रोडक्ट का प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा है, अगर हमें ये देखना है, इसका मतलब पूरे प्रॉफिट में ये इन चारों प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा शेयर है, ठीक है, वो अगर हमें देखना है तो उस पर्पस के लिए या उस उद्देश्य के लिए पाई चार्ट्स ये बेस्ट होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ्स कब यूज करते हैं? जब हमें फ्रीक्वेंसीज या काउंट्स जो भी है उनको हमें कंपेयर करना होता है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट्स है, एक क्लास है, 50 लोगों की क्लास है, उसमें 10 लोगों को एस ग्रेड मिला है, 6 लोगों को बी ग्रेड मिला है, 15 लोगों को सी ग्रेड मिला है और बचे हुए लोगों को डी ग्रेड मिला है। अगर हमें इनमें कंपैरिजन चाहिए, ठीक है, हमें अगर इन लोगों में कंपैरिजन चाहिए कि किसको ए ग्रेड कितने लोगों को मिला, बी ग्रेड कितने लोगों को मिला, इसका मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है या कितना काउंट है या कितनी गिनती है, अगर ये हमें देखना है, अगर हमारा ये उद्देश्य है या ये पर्पस है, तो उस पर्पस के लिए हम बार ग्राफ्स यूज करते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट्स हम कब यूज करते हैं? अगर हमें कंपेयर करना है शेयर और पार्ट्स ऑफ अ होल। बार ग्राफ्स तब यूज करते हैं जब हम 2 कैटेगरीज या 2 ग्रुप्स में से या डिफरेंट ग्रुप में से, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ये एक चार्ट देखते हैं, जैसे ये चार्ट है। ठीक है, ये अगर मान लो आपकी 50% है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी है हमें लेट्स से 25% और इसकी है 25%। ठीक है, अगर हम इस पाई चार्ट को ठीक से लेबल नहीं करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें कोई इंफॉर्मेशन का यूज नहीं होगा। अगर हम ये बोलते कि ए 50% है, ए की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 50% है, बी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 25% है और सी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 25% है, तो अगर मैंने ये क्या किया, लेबल्स दे दिए, हर एक पाई को मैंने लेबल्स दिए, मैंने उसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां पे लिखी। तो ये है बेस्ट प्रैक्टिस जब भी हम कोई भी चार्ट विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? लेबल योर चार्ट टू शो द कैटेगरीज एंड इंडिकेट वेदर सम हैव बीन कंबाइंड और ओमिटेड, वो हम अभी आगे देखेंगे। दूसरा क्या है? नेम द बार्स इन अ बार चार्ट। अगर हम एक बार चार्ट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बार चार्ट बनाया था, यहाँ पे कैटेगरी होती है, हमें इन बार्स को, इन कैटेगरीज को लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी।
ठीक है, तो ये बार्स होते हैं मेरे। इफ यू हैव ओमिटेड सम ऑफ द केसेस, मेक श्योर द लेबल ऑफ द प्लॉट डिफाइंस द कलेक्शन दैट इज समराइज्ड। हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी देखते हैं कि लेबल योर डेटा क्या होता है। अभी हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक मेरे लेफ्ट साइड पे है मेरा पाई चार्ट, ठीक है, तो ये है पाई चार्ट, और राइट साइड पे है बार चार्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में, हम देख सकते हैं कि ए का परसेंटेज कितना है 36.8%, बी का परसेंटेज कितना है 15.8%, सी का परसेंटेज कितना है 36.8% और डी का परसेंट कितना है 10.5%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें क्लियरली आइडिया मिल जाता है कि इसको बोलते हैं लेबल ऑफ द, कैसे लेबल करते हैं डेटा को। इस लेबलिंग के थ्रू हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से कैटेगरी का कितना शेयर है, जब हम पाई चार्ट्स की बात करते हैं। उसके बाद हमने एक टाइटल लिखा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स। तो ये जो ग्रेड्स है ए, बी, सी और डी, इनका परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है और ग्रेड ए का कितना कंट्रीब्यूशन है या कितना शेयर है पूरे ग्रेड्स में, ये हमें पाई चार्ट के थ्रू दिखता है। तो पाई चार्ट कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम शेयर एक पूरे कैटेगरीज का देखना होगा तब। दूसरी तरफ है बार चार्ट, तो हम जब फ्रीक्वेंसी अकाउंट को दर्शाना चाहते हैं तब हम बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बार चार्ट में आप देखेंगे 4 कैटेगरीज है, फिर से ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरीज है या डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिखी है हर एक बार के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स अगर हम इस तरीके से लिखे तो हमने लेबलिंग कर दिया डेटा को, इसको कहते हैं लेबल द डेटा। अगर हमने ये करा तो उसके बाद हम, और उसका टाइटल यहाँ पे हमने लिखा है, तो इस तरीके से हम डेटा को लेबल कर सकते हैं। इसी ग्राफ्स को हम गूगल शीट के माध्यम से एक बार, तो ये हमारे पास है डेटा सेट ए बी सी डी ए बी सी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा या हाईलाइट करना पड़ेगा, या इस कॉलम को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, उसके बाद हम जाएंगे चार्ट ऑप्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाई चार्ट हमारे पास आया हुआ है। हम उसके बाद हम कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाके हम लोग पाई चार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ओके, आप उसमें चार्ट एंड एक्सेस टाइटल में जाके चार्ट का टाइटल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी काउंट ऑफ कैटेगरी है, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स, ठीक है। इसका हम सब टाइटल भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड। अगर हमें सब टाइटल लिखना है, लेट्स से रीजन वाइज है, तो हम लिखेंगे रीजन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ऊपर एक मेरा टाइटल आया हुआ है इस चार्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स, उसके नीचे सब टाइटल आया हुआ है, वो है रीजन, ठीक है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए कैटेगरी 40% उसका शेयर है, बी का 20% है, सी का 20% है और डी का 20% है। तो ग्रेड्स, एक क्लास में ग्रेड्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हम देख सकते हैं। और भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे चार्ट स्टाइल में जाके अगर हमें इसको 3D में विजुअलाइज करना होगा तो हम यहाँ पे जाके चार्ट स्टाइल में जाके यहाँ पे 3D ऑप्शन है, वहाँ पे जाके हम उसको 3D में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे और ऑप्शंस है, जैसे पाई स्लाइस में जाएंगे, यहाँ पे हमें दिखता है कि हम यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ग्रीन कलर से भी चेंज कर सकता हूँ, या अगर मान लो ब्लू कलर से अभी बाय डिफॉल्ट। तो अगर हर एक पाई के या हर एक स्लाइस के या हर एक पीस के, इस टुकड़े के हर एक टुकड़े के अगर अलग अलग कलर होंगे तो हमें उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना। इसमें एक ऑप्शन आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो क्या देता है, जैसे मैंने यहाँ पे 25% को
चूज किया तो हम देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का जो स्लाइस है वो कैटेगरी ए को डिनोट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ब्लू कलर कैटेगरी ए को डिनोट करता है, रेड कलर कैटेगरी बी को, येलो कलर कैटेगरी सी को और ग्रीन कलर कैटेगरी डी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 25% करता हूँ तो वो कलर का जो स्लाइस है वो थोड़ा सा 25% डिस्टेंस पे मतलब सेंटर से दूर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप और जैसे मान लो 50% करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा और दूर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी बी चूज करूँगा ऊपर जाके, आप यहाँ पे देखिए पहले मैंने ए था बाय डिफ़ॉल्ट, उसका कलर था ब्लू। अभी मैं कैटेगरी बी में जाऊँगा, उसका कलर है रेड। उसका मैं अगर 25% दूर रखूँगा तो आप देख सकते हैं वो स्लाइस 25% दूर गया सेंटर से। सिमिलरली मैं कैटेगरी सी को भी कर सकता हूँ और सिमिलरली मैं डी को भी कर सकता हूँ। ये चार्ट को देख के आपको इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, कि हम देख नहीं पाते। जैसे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का जो शेयर है, येलो कलर का शेयर है और रेड कलर का शेयर है, वो कितना % आपको दर्शा रहा है, ये आपको बस इसको देख के नहीं समझ सकते। इसीलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप सारे स्लाइसेस को 25% या 50% डिस्टेंस में ना ले जाए। अगर आपको पर्टिकुलर एक कैटेगरी का देखना है तो आप कर सकते हैं। अभी इसी तरीके से मैं इसको बार चार्ट से विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बार चार्ट को फिर से मुझे कैटेगरीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट चार्ट, और यहाँ पे जो सेटअप है वहाँ पे हम चार्ट टाइप में उसको कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बार चार्ट आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि काउंट्स क्या है, तो फिर से मुझे कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। कस्टमाइज में जाके चार्ट और एक्सेस टाइटल्स, चार्ट टाइटल में फिर से अभी बाय डिफॉल्ट काउंट ऑफ कैटेगरी है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स। ठीक है, हम चार्ट सबटाइटल इसमें भी रख सकते हैं, तो इसको हम रीजन ये सबटाइटल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स दिख रहा है और रीजन भी दिख रहा है। चार्ट और एक्सिस टाइटल्स में जाके हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल ग्रेड्स लिखेंगे। उसके बाद वर्टिकल एक्सिस का टाइटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल है ग्रेड्स। हमें जाना होगा सीरीज में, कैटेगरीज में जाके हमें डेटा लेबल्स पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे लेबल्स दिखेंगे। जैसे कैटेगरी ए में 4 है, कैटेगरी बी में 2 है, कैटेगरी सी में 2 है और कैटेगरी डी में 2 है। इनका पोजीशन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी है ऑटो, उसको हम आउटसाइड इन लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। सिमिलरली हम उसको इनसाइड बेस में भी रख सकते हैं। तो आप मोस्टली प्रेफरेबल है या तो आउटसाइड द एंड और इनसाइड बेस। तो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से बार चार्ट और पाई चार्ट गूगल शीट्स में बना सकते हैं और उनको लेबल कैसे करेंगे। तो ये अगर आप लेबल करेंगे तो करेक्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने एक पॉइंट देखा था यहाँ पे कि इफ यू हैव ओमिटेड सम ऑफ द केसेस मेक श्योर द लेबल ऑफ द प्लॉट डिफाइंस द कलेक्शन दैट इज समराइज्ड। इसी पॉइंट को समझने के लिए अब ये देखते हैं कि अगर हमारे पास खूब सारी कैटेगरीज है, जैसे कि हम अगर ये क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं कि क्रिकेट में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, तो कुछ लोग कहेंगे MS धोनी है, कुछ लोग कहेंगे विराट कोहली है, कुछ लोग कहेंगे सचिन तेंदुलकर है। तो अगर हम एक
पोल लेते हैं और उस पोल का जैसे तो उसमें आप देख सकते हैं कि 2, 3 या 4 प्लेयर्स है, उनको सबसे ज़्यादा वोट आएंगे और बाकी जो प्लेयर्स है, तो क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनको वोट्स कम आएंगे, अगर ये हम मान के चलते हैं। तो अगर मैं उसको प्लॉट करना चाहूँ बार चार्ट के माध्यम से, क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, जैसे ये ABCD EFGH ये सारे प्लेयर्स है। तो अगर ये प्लेयर्स है तो हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हो जाएंगे, और अगर आप देख सकते हैं तो जो टॉप के 4 प्लेयर्स है A, B, C और D, उनमें काउंट्स ज़्यादा है, और बाकी जो प्लेयर्स है EFGHIJKLMN, सो जो भी बचे हुए प्लेयर्स है उनमें काउंट्स कम है। इस वाले बार ग्राफ को अगर मुझे ठीक से रिप्रेजेंट करना है या विजुअलाइज करना है जब बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो ये सुटेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कैटेगरी जब होती है तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंसील हो जाती है। ठीक है, तो कंसील होना मतलब क्या है कि छुप जाती है, या बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह जाती है। इन सारी इंफॉर्मेशन का जो बची हुई जो है, जिसमें काउंट बहुत कम है, उनका हमें कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। बट ये भी नहीं है कि हम उनको अगर ओमिट कर दे या डिलीट कर दे तो भी हमें वो लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि हम ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं पाएंगे। इसीलिए ग्रुपिंग ऑफ अदर कैटेगरीज टुगेदर माइट बी डन। इसका मतलब क्या है, जो ग्रुपिंग ऑफ अदर कैटेगरीज मतलब ये जो बची हुई कैटेगरीज है जिनका काउंट बहुत कम है, जब हम कंपैरिजन करते हैं इन 4 बड़ी कैटेगरीज से, उनके कंपैरिजन में इनका काउंट जो है बहुत कम है, बट वो कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन सब कैटेगरीज को कंबाइन करेंगे या ग्रुप करेंगे और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने हर एक जो E से लेके जो Z तक जो कैटेगरीज थी, उनको हमने, क्योंकि उनका काउंट बहुत कम है, इसका मतलब इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम 0 कर रहे हैं, बट उससे हमें कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि हमारा लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है उसकी वजह से। तो बेस्ट तरीका ये है कि उन सब को ओमिट करने के बजाय या डिलीट करने के बजाय उन सब कैटेगरीज को ग्रुप करे या इकट्ठा करे और एक कैटेगरी में उसको डाल दे। जैसे कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है E से लेके Z तक, वो सारा काउंट मैंने अदर्स में रख दिया। तो अदर्स का एक कॉलम बनेगा, तो अब हमें पता चलेगा कि A का काउंट कितना है, B का कंट्रीब्यूशन कितना है, C का कंट्रीब्यूशन कितना है, D का कितना है, और अदर्स क्या है, जो भी जितनी बची हुई कैटेगरीज थी जिनका फ्रीक्वेंसी या काउंट बहुत कम था, जिनकी फ्रीक्वेंसी या काउंट बहुत कम था, उसको हमने एक कैटेगरी में रखा है, उनको सबको ग्रुप करके। थैंक यू।